माधव भाट। पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन सौंपकर बद्री का आश्रम तपस्या करने चले गए परंतु साथ ही भारतीय राजा तथा मोहम्मद गौरी के दिल में द्वेष की आग और भी जला गए। भीमदेव, मोहम्मद गौरी तथा कई अन्य भारतीय राजा पृथ्वीराज की उन्नति देख देख कर ईर्ष्या से जल रहे थे। अब दिल्ली प्राप्त होने के समाचार ने उनकी ईर्ष्या की आग में घी डालने के साथ ही साथ एक नया और जबरदस्त विरोध भी खड़ा कर दिया। दिल्ली के राज सिंहासन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी कन्नौज का बलवान राजा जयचंद था। जिस समय जयचंद को यह समाचार मिला कि राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन दे दिया है, उस समय वह गुस्से से परेशान हो उठा, परंतु कुछ बोलने का उचित अवसर ना समझकर चुप ही रहा। हालांकि उसने उसी समय अपनी इच्छा को पूरी करने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु यह आग अंदर ही अंदर धधकती रही और इसी का यह भयानक फल हुआ कि भारत हमेशा के लिए पराधीनता की बेड़ी में जकड़ दिया गया। मोहम्मद गौरी हमेशा पृथ्वीराज से अपने अपमान का बदला चुकाने की धुन में लगा रहता था। उसने पृथ्वीराज से युद्ध करके उसकी ताकत की परीक्षा कर ली थी और अच्छी तरह समझ गया था कि आमने सामने के युद्ध में उसे पार पाना आसान काम नहीं है। इसलिए अब उसने छल से अपना काम निकालना निश्चित किया। उसने माधव भाट नामक एक ऐसे मनुष्य को जो चतुर, बुद्धिमान तथा कई भाषाओं का पंडित था, पृथ्वीराज का भेद लेने के लिए भारत में भेजा। माधव ने दिल्ली में आकर अपनी विद्वता तथा बुद्धिमानी का अच्छा परिचय देकर और थोड़े ही दिनों में वह पृथ्वीराज के दरबार के बहुत सारे सभासदों और सामंतों का प्रिय बन गया। पृथ्वीराज के दरबार में धर्मायन नामक एक काश्त था, जिसको माधव ने अपने कौशल जाल में फंसा लिया। इसी धर्मायन के द्वारा माधव को बहुत सारी बातें पता चली तथा इसी के द्वारा वह पृथ्वीराज के पास तक पहुंचकर उनका भी कृपा पात्र बन सका। राजा की कृपा देखकर अन्य मनुष्य भी उसे आदर की नजर से देखने लगे, जिसके कारण थोड़े ही दिनों में उसने पृथ्वीराज की राजनीतिक तथा व्यवहारिक चालों का पूरा भेद जान लिया और अन्य सामंतों, राज कर्मचारियों तथा प्रजा आदि के सारे समाचार इकट्ठा करके पृथ्वीराज से विदा लेकर गजनी की ओर चल पड़ा। किसी को नहीं पता चला कि यह कहां से और किस उद्देश्य से आया था। उसने गजनी जाकर पृथ्वीराज को दिल्ली का सिंहासन मिलने से लेकर अंत तक की सारी घटनाएं, उनका व्यवहार तथा सेना आदि के सारे समाचार गौरी को बताए। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए वैभव का समाचार सुनकर शहाबुद्दीन और भी जल उठा और मन ही मन सोचने लगा कि जब केवल अजमेर का राज्य उसके हाथ में था तब तो पृथ्वीराज को हम हरा नहीं पाए, अब तो 2 राज्यों के मिल जाने के कारण वह अजेय हो गया है। यह सब सोचने पर भी भारत पर उसकी कुछ ऐसी आसक्ति भरी नजर थी कि वह शांत नहीं रह सका। उसने अपने बड़े बड़े सरदारों को इकट्ठा करके दरबार लगाया। दरबार में माधव ने फिर सारी बातें बताई। बहुत तर्क वितर्क और सोच विचार के यह निश्चित किया गया कि माधव हिंदू है, इसलिए उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाए। संभव है कि वह उन लोगों से मिलकर हम लोगों को धोखा दे रहा है। अब कोई दूसरा मनुष्य भेद लेने के लिए भेजना चाहिए। इसी विचार के अनुसार मोहम्मद खान फकीर के वेश में भेजा गया। धर्मायन ने पृथ्वीराज के शासन के सारे भेद उसे भी बता दिए। उसने भी वहां से आकर वही बातें कही जो माधव भाट ने कही थी। इसलिए मोहम्मद गौरी अब बहुत शंकित होकर अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा। उसके मंत्रियों ने भी पृथ्वीराज को जरूर सराहा, परंतु धर्मायन के मिल जाने का उन्हें बहुत सहारा था। प्रधानमंत्री ने फिर भारत पर आक्रमण करने की सलाह दी और कहा कि इस बार धर्मायन की सहायता से हम लोग जरूर जीतेंगे। दूसरे दिन से ही फिर से सेना इकट्ठी होने लगी और कुछ ही दिनों के बाद मोहम्मद गौरी फिर से भारत पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा।
गजनी से चलकर वह 3 दिनों तक नारौल नामक स्थान में पड़ाव डाले रहा। यहाँ उसके अन्य जागीरदार तथा सरदार भी उससे आकर मिल गए और इस तरह एक बहुत बड़ी सेना लेकर वह फिर पृथ्वीराज से सामना करने के लिए चल पड़ा। चंद दरबारियों का कहना है कि इस बार मोहम्मद गौरी के पास 2 लाख सेना थी। जब मोहम्मद गौरी सिंध पार कर चुका था तब पृथ्वीराज को उसके आक्रमण का समाचार पता चला। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कैमास को बुलाकर पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कैमास की यही सलाह थी कि उसे अपनी सीमा में नहीं आने देना चाहिए, आगे बढ़कर ही उसे दंड देना उचित है। कैमास का यह मत सबने स्वीकार किया और जल्दी ही पृथ्वीराज 70,000 सैनिक के साथ लेकर पानीपत नामक स्थान पर युद्ध के लिए जा पहुंचा। मोहम्मद गौरी की सेना भी लगातार बढ़ती चली आ रही थी। तुरंत ही दोनों दलों में सामना हो गया। दोनों ओर के वीर योद्धा अपने अपने स्वामियों की जयकार करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे थे। कन्हा ने एक बार फिर ऐसी वीरता दिखाई कि यवन सेना के पैर उखड़ गए, परंतु तुरंत ही मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना का साहस बढ़ाकर फिर युद्ध क्षेत्र में ला खड़ा किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पृथ्वीराज तथा कन्हा ने बहुत सारी सेना को मार दिया और अंत में चामुंडा राय ने मोहम्मद गौरी की कैद कर लिया। यह युद्ध संवत 1138 वैशाख सुदी 10 को हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर के भीम, भारवह, श्यामदास, जसल धवल, केसरी सिंह, रणवीर सोलंकी, सागरह खिची, महता राय, हरि परमार, वीर ध्वज, भीम सिंह बघेल, लखन सिंह आदि सामंत तथा सैनिक मारे गए तथा शहाबुद्दीन की ओर के शेर खान, सुल्तान खान, मारू मीर, मीर जहां, मीर जुम्मन, गजनी खान, मीर मोहम्मद, मीर फतह जंग हसन खान आदि 10 मुख्य सेनापति तथा 18,000 सैनिक मारे गए। पृथ्वीराज ने 1 महीने तक शहाबुद्दीन को कैद रखा और फिर बहुत सारा धन लेकर छोड़ दिया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे पृथा कुमारी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।